बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद एज अ पेरेंट और टीचर आपने ना सुनी हूँ। उर्दू कहाँ से आई है हमें सबको तकरीबन पता है कि इट वाज बॉर्न इन, बल्कि बहुत मशहूर एक फ़िक्रा है अलीगढ़ से पढ़े हुए एक बड़े बंदे रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का, कि हिंदुस्तान ने, ख़ासतौर पर मुग़लों के हिंदुस्तान ने दुनिया को 3 चीज़ें दी हैं: ताजमहल, उर्दू और गालिब। बल्कि एक बहुत बड़े बंदे से हमने सुना कि शायर गालिब हैं, बाकी शायर हैं गालिबन, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की जो ब्यूटी होती है ना, वो तो बहरहाल उसकी उसी लैंग्वेजेस में होती है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यार उर्दू की तरवीज में ट्रांसलेशन, डेवलपमेंट, उसकी लुगत लिखना, तो उर्दू लैंग्वेज की इस तरह फॉर्मली कंट्रीब्यूशन उसकी डेवलपमेंट और में किन इदारों ने सबसे ज़्यादा काम किया है? तो आपके जहन में कौन से इदारे आते हैं? हो सकता है आपके जहन में, अगर आप पाकिस्तान में पढ़े हैं तो अलीगढ़ ही आ रहा हो सिर्फ, नहीं। उर्दू की तरवीज में अलीगढ़ का नाम अपनी जगह पे है, लेकिन जिन इदारों का बहुत मशहूर नाम है उनमें शायद टॉप पे फोर्ट विलियम कॉलेज, जो अंग्रेज़ों ने सेटअप किया था, उसका नाम आता है। फिर ऑफ कोर्स और भी 2-3 के नाम आते हैं जिनका हम तज़किरा करेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया आता है, जो बनाई तो अलीगढ़ में गई थी 1920s, लेकिन लेटर दिल्ली में शिफ्ट हो गई। हाँ, अलीगढ़ का नाम अपनी जगह पे मशहूर है, जो सर सैयद साहब ने बनाई थी। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का, जो हैदराबाद में थे, उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन किन एरिया में है, वी विल टॉक अबाउट इट, बट उसका एक और ज़बरदस्त नुआंस्ड व्यू दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट टुडे इज़ कि वो जो बाहर से लुटेरे आए थे, कॉलोनाइजर्स स्पॉन्सर्ड प्लंडरर्स थे। सिंपल सी बात है, चाहे वो पोर्टुगीज इधर में आए हैं या अफ्रीका में आए हैं, जिधर भी आए हैं, ठीक है। और उसमें ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा करना है, और वो करना है, एक्सप्लॉइट करना है रिसोर्सेज को। वो हमें अब इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड नाउ 45,000 बिलियन डॉलर यहाँ से डाका डाल के लेके गए हैं। हाँ, कुछ 20 बिलियन डॉलर की रेलवे भी बनी होगी और कुछ 50 मिलियन डॉलर की नहरें भी बनी होगी, लेकिन 45,000 बिलियन डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट्स अ बिग डील। तो वो कैसे इधर कामयाब हुए, उसमें जाहिर है उनका इल्म और वो अपनी जगह पे था। यूरोप इंडिया के पैसे, अफ्रीका की खून और मिनरल से बना हुआ है, लेकिन वो इल्म और डिसिप्लिन जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस, पाडुआ यूनिवर्सिटीज़ ने किया, वो अपनी जगह पे है। वो उनसे वो डिसिप्लिन और इल्म हमें भी सीखना चाहिए। तो उसमें उर्दू लैंग्वेज की जहाँ पे उन्होंने प्रमोशन बहुत ज़्यादा की, वहाँ पे इसको भी उन्होंने यूज़ किया एज ए डिवाइसिव टूल। दैट इज़ द टॉपिक। कैसे? अब फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कलकत्ता में, बंगाल में बना। ये आप अलहदा सवाल है कि वो बंगाल में ही क्यों बना, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का हेड ऑफिस बंगाल में था। यानी यहाँ पे मुख्तलिफ चेंज होता रहा है ना, मुख्तलिफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। उससे पहले अंग्रेज़ों ने अपना जो हेड ऑफिस के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी होगी 1704 मुर्शिदाबाद में बनाया, फिर ये बंगाल में शिफ्ट किया, फिर वो इलाहाबाद में भी रहा है, फिर किसी और जगह भी रहा होगा, फिर 1911 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। क्योंकि अब ये कलकत्ता, हमें चूँकि इंडिया के मैप्स वगैरह कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हम पढ़ते नहीं है ना, हालांकि वो इट्स कॉमन हिस्ट्री। लैंग्वेज खून से भी ज़्यादा कॉमनैलिटी क्रिएट करती है। तो इंडिया और पाकिस्तानी, अब कभी भी यूरोप गए हूँ, इंग्लैंड गए हूँ, तो हर वक्त आम बंदा यही बात कर रहा होता है कि यार वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमारा ट्रेड होना चाहिए, हमारे हालात अच्छे होने चाहिए। ये तो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो अपनी नमूदो नुमाइश के लिए ढेर सारी बाइफिकेशन कर रहे होते हैं, और फिर ज़ाहिर है वहाँ ऐसी फोर्सेस भी बन जाती हैं जो मतलब ये चैज़्म और ये इख्तलाफात क्रिएट करती है ताकि उनके पॉलिटिकल एजेंडाज करते रहे। वरना आम आदमी, मिडिल क्लास,
ट्रेडर, दे एक्चुअली वांट टू टॉक टू ईच अदर, उसमें मजहब की वो कैद उस तरह से तो नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने उर्दू को इस्तेमाल किया फोर्ट विलियम कॉलेज में, जहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इन ट्रांसलेशन एंड ऑल दैट। उसमें उन्होंने एक ये भी कहा कि यार इसको भी कैसे इस्तेमाल किया जाए इन कम्युनिटीज़ को, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बड़ी कम्युनिटीज़ थी और भी कम्युनिटीज़ थी, क्रिश्चियंस भी थे, छोटी ज़ातों वाले जैसे लोग वहाँ पे भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान है ना उर्दू की, ये आप तो भाई अपनी चूँकि फ़ारसी से आए हैं तो वो फ़ारसी वाले तरीके से ही लिखा करें। अब बोलने में सेम है, लैंग्वेज इज़ एक्चुअली द स्पोकन पार्ट, रिटन पार्ट असल में तो लिटरेसी है, लिटरेचर जो उसका लिखा। और जो हिंदी वाले थे उनको कहा कि नहीं आप देवनागरी में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में अब इसका इफेक्ट क्या है कि उनका जो लिटरेचर अगर वो उर्दू में ट्रांसलेटेड उस तरह से फारसी में नहीं लिखा हुआ मैं पढ़ ही नहीं सकता, और मैं जो उर्दू लिखा मैं वो पढ़ नहीं सकते, बोलते सेम है। ठीक, अब ये जो दरमियान में उन्होंने स्प्लिट पैदा किया है, उस स्प्लिट का फिर असर होता है, बिकॉज लैंग्वेज कम्स विद द कल्चर, इट कम्स विद द बायस, इट कम्स विद द वो एक एसोसिएशन और असबिया भी तो क्रिएट होती है ना। 1867 में ये स्प्लिट जब बढ़ते बढ़ते बनारस के हिंदू कम्युनिटी ने ये मुतालबा कर दिया कि जी हम तो जो है ना इसी में देवनागरी में हमारा स्क्रिप्ट होना चाहिए, दूसरे में होना ही नहीं चाहिए। और ये बढ़ते 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 फिर 1900 में 1900 में यूपी ने भी ये डिमांड कर दिया और ऑफिशियली वहाँ पे देवनागरी को वॉज टेकन एज द स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग उर्दू, उर्दू लिखने का जो तरीका है। ठीक है ना, आप अभी भी अच्छी साइट है rekhta.org पे जाएं तो आपको उसमें डिफ़ॉल्ट वही नज़र आती है, फिर आप उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू भी नज़र आती है। तो ये स्प्लिट उस वक्त क्रिएट किया गया था। आपको वैसे भी आप देखें ना, बड़ी शख्सियतों को देखें जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट किया है, तो क्या उसमें आपको हिंदू कम्युनिटी के लोग नज़र नहीं आते? यस, आते हैं। हमने खुद अपने 10वीं में 12वीं में या किसी ने भी शौक से उर्दू पढ़ना हो तो वो कैसे भूल सकता है मसलन मुंशी प्रेमचंद को, गोपीचंद नारंग को, रतननाथ सरशार को, किशन चंद्र को, दयाशंकर नसीम को, चकबस्त को, जगन्नाथ आज़ाद को, राम बाबू सक्सेना को। ये सारे नाम हमें इतने फेमिलियर और सुने हुए लगते हैं क्योंकि उनके बगैर उर्दू कंप्लीट नहीं होती। एंड उर्दू कम्युनिटी रिस्पेक्ट्स देम एंड पुट देम ऑन अ वेरी वेरी हाई पेडेस्टल देन एंड लाइक एनीबडी, लाइक मीर, लाइक दाग, लाइक मोहम्मद हुसैन आज़ाद, लाइक मौलवी अब्दुल हक, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया ऑन उर्दू लेक्सिकोलॉजी। ठीक, अब ये अब देखें कि ये कितनी डीप डिवीजन है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एंड ओवरऑल द सिस्टम विच इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम, वो अभी भी स्प्लिट पैदा करते हैं बजाय कनेक्ट करने के। हालांकि आप कोई भी लफ्ज़ देखें ना, हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के हैं, तो वही डॉटर है, वही इधर दुख्तर है, वही उधर दोशीज़ा और दोशीदन है, वही दुख्तर दोहतरी से निकला है, दोहतरी दोहना से निकला है, दोहना दूध दोहना से निकला है, क्योंकि मर्द जो थे वो कई कुआड़े का काम करते थे तो वो दोहने का काम जो है। बहना और वहना, वे उससे निकला है, वे और वेट, क्योंकि फ्लोक में बाइंड बंधन, कितने हमारे लफ्ज़, और उन्होंने हमसे लफ्ज़ भी लिए हैं। बैंगलो उधर लफ्ज़ है बंगाल वालों की तरह का घर बनाना, चिट, चिट्ठी। तो ये सारे लफ्ज़ यानी लैंग्वेज कॉमननेस क्रिएट करती है ना कि स्प्लिट क्रिएट करती है, लेकिन ये इस तरह आर्टिफिशियली स्प्लिट भी यानी ये पॉलिटिकल लोग करते हैं अपनी शरारत में और अपने दुनियावी मकासद में। अब मिसाल के तौर पे जब भी बात आएगी कि उर्दू में मॉडर्न स्टोरी का फादर कौन है, तो आपके जहन में एक ही नाम आता है, मुंशी प्रेमचंद। बात अगर आए अफसाने को कोई बंदा नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया, कृष्ण चंद्र। बात अगर आए कि मॉडर्न नॉवल कौन बंदा जहन में आता है, रतननाथ सरशार। बात अगर हो कि पहला अखबार किसने निकाला, वो भी एक हिंदू थे, उनका नाम था हरिहार दुत्ता, मैंने लिखा है, बंगाली ब्राह्मण थे। ठीक है,
تو ان کے ساتھ جو ایسوسیٹ کام کر رہے تھے ان کے ایڈیٹر وہ بھی اسی طرح پنجابی تھے اور ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو اسی طرح اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. اور جو مجھے بات سب سے انٹرسٹنگ لگی وائل آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ کتنی زبردست انہوں نے سپریٹ کیا, حالانکہ ساری کمیونٹی اکٹھے بیٹھتے تھے, انجوائے کرتے تھے یہ لینگویج کے فن کو سوسائٹی کو اور کلچر کو, کہ جو پرانے بہت زیادہ لوگ ہیں, ولی دکنی جیسے اردو کے ہم سوچتے ہیں, امیر خسرو جنہوں نے شروع میں, وہ اردو تو شاید ہمارے سامنے آئے تو ہم ایسے اردو ریکگنائز بھی نہ کر سکیں, تو ولی دکنی سے بھی پہلے جس بندے نے غزل لکھی ان کا نام تھا چندر بھان برہمن. اسی طرح دیا شنکر نسیم ہے تو ان کی کنٹریبیوشن ان دا مثنوی جو صنف ہوتی ہے نا مثنوی, اور اسی طرح غزل آتی ہے تو غزل میں آپ کو فراق گورکھپوری. تو یہ ہے بات, آپ جس بھی ملک میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں, انڈیا میں اور اینی ویئر ایلس, آپ کو ایز اے پیرنٹ کمیونٹی معاشرہ خود سوچنا پڑے گا. آپ کے جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے اپنے طریقہ کار ہیں, اور وہ کولونائزرز والے طریقہ کار اب بھی استعمال کرتے ہیں ٹو سپلٹ دا سوسائٹی ٹو موو دیئر اون ویسٹڈ انٹرسٹ ان ایجنڈاز. We should talk the language, we should exchange, we should trade, we should everything. تبھی ایک common human knowledge آگے پروموٹ ہوتا ہے, to connect, not to split. Thank you very much.